अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना नर्सिंग थ्योरी के सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। नर्सिंग थ्योरी के सब्जेक्ट में हमारी टोटल हमने राउंड अबाउट ऑफ 20 टू 21 थ्योरीज़ करनी है अकॉर्डिंग टू आवर करिकुलम। आज का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है उस पे हम डिस्कस करेंगे नाइटिंगेल्स एनवायरमेंटल थ्योरी को, और ये हमारी फर्स्ट थ्योरी होगी जिसको हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास बीटी की बुक से जितनी भी स्लाइड्स आज हम डिस्कस करेंगे वो सारी की सारी आपकी बीटी की बुक से प्रिपेयर की गई हैं। और जो फर्स्ट आपके बीटी की बुक में पोर्शन होता है वो इंट्रोडक्शन का पोर्शन होता है, जिसमें जिस थ्योरिस्ट ने उस थ्योरी को दिया होता है उस थ्योरी के सारे इंट्रोडक्शन को डिस्क्राइब किया गया होता है। तो आपने वो जो इंट्रोडक्शन का पोर्शन होता है वो हमने बहुत कंसाइजली करना होता है। उसमें जस्ट हमें थोड़ा बहुत उसका पता हो नर्स थ्योरीज के बारे में। और लेकिन उस पोर्शन से ना आज तक कभी एमसीक्यू आया है ना एससीक्यू आया है। बहुत रेयर होता है, एससीक्यू तो वैसे कभी भी नहीं आया है, एमसीक्यू बहुत रेयर होता है। जैसे डेट ऑफ बर्थ क्या है या डेट ऑफ डेथ क्या है, और इसी तरीके से कुछ एमसीक्यू आ सकते हैं। वैसे मोस्टली इसमें से ना एमसीक्यू आता है ना एससीक्यू आता है, आपने जस्ट इसे एक दफ़ा रीड करना होता है। तो नाइटिंगेल ने जो अपनी ये जो थ्योरी प्रिपेयर की है इसको प्रिपेयर किया गया है 1859 में। नाइटिंगेल ने अपनी इन्वायरमेंटल थ्योरी को दिया है, और इसमें जो सारे का सारा थ्योरी का जो मेन फोकस है वो हमारी इन्वायरमेंट पे है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे है, जिसमें हमारे पास हेल्थ ऑफ हाउस आ जाता है, नॉइस को कंट्रोल किया जाए, और उसके बाद जो है लाइट होनी चाहिए, नॉइस को कंट्रोल किया जाए। यही सारे फैक्टर्स हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को नाइटिंगेल ने डिस्कस किया है। उसके बाद इसमें वही बात है कि कॉन्सेप्ट्स इन्वायरमेंटल थ्योरी में कौन कौन से हैं वो इसमें बात की गई है। क्लीन एयर की, वाटर की, लाइट की, सैनिटेशन की, न्यूट्रिशन की, ये सारे फैक्टर्स आज हम डिस्कस करेंगे। ये फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये फैक्टर्स जो हैं ये पेपर का मोस्ट रिपीटेड यूएचएस का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे। इस थ्योरी का गोल क्या था? इसका गोल ये था कि हम प्रमोट करें हीलिंग को, और कैसे हीलिंग को प्रमोट करें, अपनी इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करें, अपनी नेचुरल इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करें, ताकि जो है हम हीलिंग को प्रमोट कर सकें। अब हम आगे इसके जो 10 फैक्टर्स थे जिसको नाइटिंगेल ने डिस्कस किया अपनी इस थ्योरी के अंदर, हम उन 10 फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। नाइटिंगेल ने जो 10 फैक्टर्स को अपनी थ्योरी में डिस्कस किया है उनमें फर्स्ट जो है उसको वो फर्स्ट फैक्टर जो है हमारे पास वो है हेल्थ ऑफ हाउस। नाइटिंगेल ने कहा कि जो एक घर का इन्वायरमेंट है ये बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा होना चाहिए। ये नहीं कि घर के अंदर का इन्वायरमेंट साफ़ हो, घर के अंदर जो है सफाई हो और बाहर बहुत ज़्यादा गंदगी के ढेर लगे हो, ऐसा नहीं। आपकी सराउंडिंग में आपके घर के अंदर का इन्वायरमेंट और आपके घर के बाहर का एनवायरनमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा क्लीन होना चाहिए। और इसमें हेल्थ ऑफ हाउस में बात की गई है कि यहाँ पे आपके घर में प्योर एयर होनी चाहिए, प्योर वाटर हो, आपका जो वेस्ट है जो आपके उसका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए, सफाई सुथराई का सिस्टम अच्छा होना चाहिए, लाइट अच्छी होनी चाहिए। और नाइटिंगेल ने बेसिकली सनलाइट की बात की है अपनी थ्योरी में, और ये डिस्कस किया है कि सनलाइट का प्यूरीफाइंग इफ़ेक्ट होता है हमारी इन्वायरमेंट पर, और हमें इन्वायरमेंट को जो है प्यूरीफाई करने के लिए हवा का एक्सचेंज होना बड़ा ज़रूरी है और सनलाइट का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जितनी घर के अंदर की सफाई ज़रूरी है उतनी घर के बाहर की सफाई भी ज़रूरी है, और जितना आपके अगर सराउंडिंग में आपकी पोल्यूशन होगी या कंटेमिनेशन होगी या बहुत ज़्यादा गंदगी है तो वो आपकी सेहत पर उतना ही असरअंदाज होगी, वो आपकी सेहत को एडवर्सली इफ़ेक्ट करेगी। जो सेकंड फैक्टर जिसको नाइटिंगेल ने डिस्कस किया है वो है वेंटिलेशन और वार्मिंग। वेंटिलेशन का मतलब ये है कि इसमें फ्रेश एयर बाहर से ज़रूर आनी चाहिए, ऑक्सीजन रिच एयर का एक्सचेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिस तरीके से अगर कोई भी ऐसी एयर जिसके अंदर स्मेल है, फाउल स्मेल है एयर में, तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है एडवर्स इफेक्ट रखती है हमारी बॉडी पे। और वार्मिंग के लिए अपनी इन्वायरमेंट के टेम्परेचर को हमें कंट्रोल करना चाहिए, और वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, लकड़ियाँ जला के कर सकते हैं, पेशेंट को हम कोई ना कोई ब्लैंकेट दे के कर सकते हैं। तो ना तो इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हॉट हो
ना तो बहुत ज़्यादा कोल्ड हो, ना वार्म हो, ना कोल्ड हो, मॉडरेट टेम्परेचर होना चाहिए। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट है हमारे पास है वो है लाइट। लाइट में सनलाइट की बात की गई है, और सनलाइट जो है इसका बड़ा एक पॉजिटिव इफेक्ट है, प्यूरीफाइंग इफेक्ट है बॉडी पे, क्वाइट रियल और टेंजिबल इफेक्ट है ह्यूमन बॉडी पे लाइट का। उसके बाद नॉइज़ को कंट्रोल किया जाए। पेशेंट अगर सो रहा है तो उसके स्लीप ड्यूरेशन के दौरान उसको इंटेंशनली या अनइंटेंशनली आपने बिल्कुल नहीं उठाना, उसके फर्स्ट पार्ट ऑफ स्लीप में बिल्कुल ना उठाया जाए। और ऐसी कोई भी चीज़ जो नॉइज़ क्रिएट करती है, जो सोर्स ऑफ नॉइज़ है, उसको कंट्रोल किया जाए। इसमें आपका स्टेथोस्कोप हो सकता है, इसमें आपकी कोई भी ऐसी चीज़, या नर्स ने कोई ब्रेसलेट या कोई ऐसी चीज़ पहनी हुई है जिसकी वजह से नॉइज़ प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसको हमने बिल्कुल कम करना है। और उन्होंने कहा कि नर्सिस को चाहिए कि पेशेंट के पास बैठ के लॉन्ग कन्वर्सेशन से अवॉइड करें ये, और बल्कि बहुत ही ज़्यादा क्वाइटनेस होनी चाहिए ताकि पेशेंट की स्लीप डिस्टर्ब ना हो। अगर पेशेंट की स्लीप डिस्टर्ब होगी तो इसकी वजह से पेशेंट की हेल्थ डिस्टर्ब होगी। उसके बाद वैरायटी की बात की गई है। शी बिलीव दैट वैरायटी इन द एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल एस्पेक्ट रखती है पेशेंट की रिकवरी में। इसमें उन्होंने कहा था कि आप पेशेंट को कोई ना कोई काम दे दो, पेशेंट को कोई नीडल वर्क करने के लिए दे दो, पेशेंट को आप डायरी राइटिंग के लिए बोल दो, पेशेंट को आप उसकी जिस जगह पे पेशेंट है उस जगह पे आप वहाँ पे सीनरीज को चेंज कर दो, वैरायटी लाओ, कुछ ना कुछ चेंजिंग लेकर आओ पेशेंट की, ताकि उस वैरायटी की वजह से पेशेंट की जो रिकवरी है वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो सके। ब्राइट फ्लावर्स पेशेंट को दिए जाएं ताकि उसका जो जिस तरीके से वो ऑलरेडी रह रहा है उसमें थोड़ी चेंजिंग आए, और ये चीज़ पेशेंट की रिकवरी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। देन है बेड एंड बेडिंग। तो इसमें ये है कि जिस तरीके से डर्टी कारपेट्स हैं, डर्टी वॉल्स हैं, ये सारी चीज़ें, डर्टी बेडशीट्स हैं, बेडशीट्स पे इतने ज़्यादा स्टेन हैं, और स्टूल के स्टेन हैं, और वो यूरिन के स्टेन्स हैं, और वो चेंज नहीं की जा रही, तो ये बड़ा एडवर्सली इफेक्ट रखती है। तो इसलिए बेड एंड बेडिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बेडशीट्स जो है वो डेली चेंज हो, या जब भी कोई पेशेंट ने स्टूल वगैरह पास कर लिया है और बेडशीट कंटेमिनेट हो चुकी है तो उसको चेंज करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो डर्टी बेडशीट्स जो है वो आपकी जो हेल्थ है उसको बड़ा एडवर्सली इफेक्ट कर सकती हैं। Then a personal cleanliness. The need for cleanliness is extended to the patient, the nurse and the environment. के personal cleanliness patient की भी होनी चाहिए और nurse को चाहिए कि वो खुद की भी रखे, क्योंकि अगर देखें नाइटिंगेल viewed the, आप देखिए स्किन का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। अगर स्किन में कोई ब्रेक डाउन है और उस जगह को साफ नहीं किया जा रहा तो उस कट की वजह से या वो स्किन डैमेज की वजह से उसको ज़्यादा डिसीज़ होने के चांसेस हैं, कोई और उसको डिसीज़ लग सकती है। तो इसलिए पर्सनल क्लीनलीनेस ज़रूर होनी चाहिए। न्यूट्रिशन एंड टेकिंग फूड के अंदर उन्होंने कहा कि पेशेंट्स के जो हमने फूड देना है वो ऐसे ना हो कि हम एक ही टाइम में पेशेंट को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा खाना दे जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल ना हो। पेशेंट की चॉइस के अकॉर्डिंग वैरायटी में फूड पेशेंट को ऑफर किया जाए। अगर पेशेंट मॉर्निंग में कुछ और लेना चाह रहा है, स्मॉल क्वांटिटी में और सेवरल इंटरवल्स के साथ पेशेंट को फूड दिया जाए, और पेशेंट की मतलब जो पेशेंट की विल है, जैसा पेशेंट खाना चाहता है उसको वैसा खाना जो है दिया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है न्यूट्रिशन का, ये आपकी पेशेंट की रिकवरी में बहुत रोल प्ले करता है। देन है चैटरिंग होप एंड एडवाइसेस। उन्होंने कहा कि जो फॉल्स होप है उसको जो है बहुत ही ज़्यादा वो डिप्रेसिंग होती हैं और ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और शी फेल्ट द कॉज ऑफ वरी एंड बिकम, वो जो फॉल्स होप आप दे रहे हो, जो झूठी उम्मीदें पेशेंट को दी जा रही होती हैं पेशेंट के फैमिली मेम्बर से या किसी भी अदर पर्सन से, ये बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग होती हैं, ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि मतलब इस चीज़ को थोड़ा अवॉइड किया जाए। शी बिलीव दैट द सिक पर्सन शुड हियर द गुड न्यूज़ दैट वुड असिस्ट हिम इन बिकमिंग हेल्थियर। कोई गुड न्यूज़ से लाइक अगर आप पेशेंट को बता दें कि अब आपके अंदर ये पॉजिटिव चेंज आ रहा है, आपकी हेल्थ के अंदर ये चीज़ हमने देखी है, और जो कि रियल और फैक्ट बेस हो, कोई फॉल्स होप या कोई फॉल्स चीज़ ना डिस्क्राइब की जाए, रियल और जो एक्यूरेट चीज़ है जो रियली हो भी रही है पेशेंट को वो डिस्क्राइब की जाए। देन है हमारे पास सोशल कंसिडरेशन।
नाइटिंगेल ने इस चीज़ पे बहुत इम्पोर्टेंट इस पे बड़ा फोकस किया था कि जनरेशन ऑफ फैमिलीज लीव्ड एंड डाइड इन पॉवर्टी, कि बहुत सारे लोग जो हैं जो गुर्बत में रहते हैं और वो गुर्बत की वजह से बाद में उनकी डेथ वगैरह हो जाती है। इन चीज़ों के रेशो बहुत ज़्यादा थी। नाइटिंगेल ने उस स्टैटिस्टिक्स को यूज़ किया, उस रेशो को यूज़ किया और उसने इस चीज़ पे वर्क करने की कोशिश की कि वो लोग जो गुर्बत में अपनी लाइफ गुजार रहे हैं और उनके ऊपर थोड़ी सी उनकी जो सोशल कंडीशन है उसको थोड़ा सा चेंज किया जाए। उसके बाद है हमारे पास ये हमारा लास्ट फैक्टर था। तो ये मैं आपको बता दूं कि नाइटिंगेल की थ्योरी यूएचएस पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। अभी रिसेंटली जो बीएसएन फाइनल ईयर के एग्ज़ाम हुए हैं उनमें भी ये थ्योरी आई हुई है। तो ये थ्योरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसके ये जो 10 पॉइंट्स हैं इसको आपने बहुत अच्छे से करना है। और जिस तरीके से ये स्लाइड्स बनी हुई हैं ये सारी स्लाइड्स बीटी की बुक से, आप एक दफ़ा इसे बीटी की बुक से रीड ज़रूर कीजिएगा और इसको इसी तरीके से याद करना है। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो रिमेनिंग पार्ट है जिसमें हम नर्सिंग नाइटिंगेल की थ्योरी की लिमिटेशन और अदर जो इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं और नर्सिंग प्रोसेस अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, हम इसको डिस्कस करेंगे। सो आई होप सो कि आपको इस लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। सो काइंडली डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।